उत्तराखंड में जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार वीडियो वायरल होने पर सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण, यात्रा व्यवस्थाओं पर विभागीय अधिकारियों से लिया फीडबैक। मौके पर कमिश्नर जिलाधिकारी भी रहे मौजूद। हेमकुंड में श्रद्धालुओं का सैलाब, हर रोज 3000 से ज्यादा पहुंच रहे यात्री। पैदल मार्ग पर अभी भी कई फीट तक जमी है बर्फ। बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान, 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। उत्तराखंड में बिजली की बढ़ी मांग, प्रदेश में 30% से अधिक बढ़ी बिजली की मांग। गर्मी की वजह से बिजली की मांग में हुआ इजाफा। और उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सामान्य से 5 डिग्री ऊपर पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने हीट वेव का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी प्रशिक्षुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि काफी समय के बाद हमारे जो पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है, हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भीषण गर्मी के कारण मैदानी क्षेत्रों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस समय उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान की अगर बात की जाए तो 42 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। हैंडपंप, नदी नाले सब सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी पानी के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर क्षेत्र के किसान व जिला प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक मैदानी क्षेत्र में नदी नाले तालाब पानी से ये सब भरे होते थे, लेकिन वर्तमान समय में नदी नाले तालाब व आर्टिजन हैंडपंप सब कुछ सूख रहे हैं, जिसका मुख्य कारण तराई क्षेत्र में लगने वाली बेमौसमी धान की फसल भी है। आपको बता दें, मौसमी धान की फसल लगभग 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। बेमौसमी धान की फसल में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसका दूसरा कारण उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र के हरे भरे वृक्षों को काटकर भूमाफियों द्वारा कंक्रीट के जंगल खड़े करना भी है। विगत काफ़ी समय से जो क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, तमाम तरह के ऐसी परिस्थितियाँ, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर हो, जल संरक्षण को लेकर के हो, इन चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित ही इसके दुष्परिणाम भुगतेंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल ही मैंने किसान बंधुओं की बैठक लिया, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड के तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मैंने बुलाया था। धान का भी एक बहुत बड़ा रोल है, पैडी का, जो समर पैडी है स्पेशली, तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है। मक्का है, दाल वाली फसलें हैं, पल्सेस हैं, या गन्ना है, तमाम चीज़ें हैं जो विकल्प के तौर पर धान के खेती की जा सकती है। जी निहाल जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें ये बेमौसमी धान जो लगाया जा रहा है, इससे पानी का स्तर, नीचे से पानी का दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहीं न कहीं नीचे वाटर लेवल नीचे जा रहा है इस समय। और इतना ज़्यादा चला गया है कि नल वगैरह जो अपने आप चलते थे वो सारे के सारे सूख गए। पानी बंद हो गया 1 महीने पहले से। और पानी जो है पहले अपने आप निकलता था, आज पानी जो है नल चलाने पे भी पानी नहीं निकल रहा है। ये पोजीशन हो गई पीने का। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो तराई का जल स्तर था वो 20 फीट 30 फीट में आसानी से जो है हैंडपंप लगते थे और अपने आप पानी दिया करते थे। क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर आर्टिजन लगाए जाते हैं और उससे अपने आप जो है पानी निकलता है। और जो नलकूप की व्यवस्था है
वो 40 या 35 फीट पे पानी दिया करते थे। आज वो जल स्तर जो है 50 से 100 फीट नीचे चला गया है और इसका मूल कारण जो है बेमौसमी धान की खेती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हाँफने लगे हैं। कहीं बिजली वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल नजर आ रही है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को न तो दिन में चैन मिल पा रहा है और न ही रात को सुकून की नींद ही ये लोग सो पा रहे हैं। लोग मजबूर हैं कहीं छत पर सोने के लिए तो कभी घर से बाहर निकलकर टहलने को। इतना ही नहीं, काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली बार बार ट्रिप कर रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र में लो वोल्टेज के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस भीषण गर्मी से लोगों को कई बीमारियां भी जकड़ने लगी हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो तराई का जल स्तर था वो 20 फीट 30 फीट में आसानी से जो है हैंडपंप लगते थे और अपने आप पानी दिया करते थे। क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर आर्टिजन लगाए जाते हैं और उससे अपने आप जो है पानी निकलता है और जो नलकूप की व्यवस्था है वो 40 या 35 फीट पे पानी दिया करते थे। आज वो जल स्तर जो है 50 से 100 फीट नीचे चला गया है और इसका मूल कारण जो है बेमौसमी धान की खेती है। इससे जल स्तर तो नीचे जा ही रहा है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या इस समय पैदा हो गई है, क्योंकि तापमान जो है 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है इस समय। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फोटो जोन में आने वाले सैलानियों को बाघ और दूसरे जानवर देखने को अब मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक गर्मी के मौसम में जानवर अक्सर वाटर होल में आते हैं, इस वजह से उन्हें देखने के ज्यादा मौके मिलते हैं लोगों को। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फाटो जोन में आने वाले सैलानियों को बाघ और दूसरे जानवर देखने को मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक गर्मी के मौसम में जानवर अक्सर वाटर होल में आते हैं, इस वजह से उन्हें देखने के ज्यादा मौके मिलते हैं। गर्मियों का समय है और वहाँ पर पानी के जो वाटर होल बनाए गए हैं, कृत्रिम वाटर होल, उनमें काफ़ी गतिविधि देखी जा रही है और ख़ासतौर से अभी वर्तमान में एक बाघ है, नर बाघ, और उसके अलावा एक बाघिन है, उसके साथ एक बच्चा है जो वहाँ पर देखे जा रहे हैं और जो भी पर्यटक वहाँ जा रहे हैं वो बाघ के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। इस वजह से जो आने वाले कॉर्बेट से जिनको नहीं मिल पाती सफारी, वो फाटो का रुख कर रहे हैं और निराश भी नहीं हो रहे। पार्क के अधिकारियों का कहना है कि चिलचिलाती गर्मी में वाटर होल्स में पानी भरे रखना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। जो भी वाटर होल्स है, हमारा प्रयास ये रहता है, हमारी पूरी टीम का प्रयास ये रहता है कि उसमें हर हालत में पानी की उपलब्धता रहे। किसी भी समय अगर जानवर वहाँ जाता है तो पानी मिले, तो उसकी वजह से जो भी जानवर पानी के लिए जाता है तो वाटर होल्स पे दिखते हैं और वाटर होल पे हमारा जो भी टूरिस्ट जाता है तो उनको संभावना इस बात की रहती है कि टाइगर जरूर या अन्य जानवर जरूर। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फाटो जोन तकरीबन 2 साल पहले खोला गया था। इसी का असर है कि इस मौसम में आने वाले ज्यादातर सैलानी शानदार बंगाल टाइगर को देख पा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकास नगर से है, जहां तस्वीरों और वीडियो में आपने बहुत सारे नेताओं और कलाकारों को भगवान की भक्ति में डूबे देखा होगा, लेकिन आज हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में अनूठी तस्वीरें हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल की कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह अपने आराध्य देव की वंदना में डूबे नजर आ रहे हैं। तो दूसरे वीडियो में स्थानीय लोक कलाकारों और ग्रामीणों के साथ गीत संगीत की महफिल में जमकर नाचते गाते हुए भी दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें जुबिन नौटियाल के पैतृक गांव चक्राता के क्यारी गांव की हैं, जहां जौनसार बाबर के आराध्य देव सिलगुर बिजट और
चूड़ेश्वर महाराज की देव पालकियां कई साल के लंबे इंतजार के बाद जुबिन नौटियाल के पैतृक गांव आवास पहुंची, जहां जुबिन नौटियाल और उनके पिता रामशरण नौटियाल सहित तमाम परिजनों और श्रद्धालुओं ने देव पालकियों का भव्य स्वागत कर विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसकी कुछ तस्वीरें खुद जुबिन नौटियाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी की। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऋषिकेश के चारधाम यात्रा में ट्रांजिट कैंप पहुंचकर यात्रा व्यवस्था, तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्था को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी सोनिका सिंह, पर्यटन विभाग के अधिकारियों से चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्था पर फीडबैक लिया गया। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रांतों से तीर्थ यात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, जिन्हें सुगम सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा चल रही है अभी, जो उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और उसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं सभी प्रदेशों से। और यात्रा का जो एक मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषिकेश से ही यात्रा ऊपर जाती है चारों धाम की। और यहाँ पे जो ये ट्रांजिट कैंप है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ से उनको भेजा जाता है, यहाँ उनको बेसिक कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं जिनको वेट करना पड़ रहा है। ये निर्णय राज्य सरकार का है कि सभी यात्रियों का पंजीकरण किया जाएगा। बहुत से लोग तो ऑनलाइन पंजीकरण करा के आते हैं, कुछ लोग नहीं आते करा के, तो उनका इससे पहले ऑफलाइन पंजीकरण भी हो रहा था, वो भी यहाँ ऋषिकेश में हो रहा था। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवप्रयाग की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर अचानक ब्रेक फेल होने से पलटी बस। इस घटना में 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना पर थाना अध्यक्ष देवप्रयाग महिपाल सिंह रावत फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यात्री बस से चालक देवेंद्र सिंह, जो तेलंगाना से सवारी को चारधाम के दर्शनों के लिए सवारियों को लेकर निकला था, वहीं बताया कि वह बद्रीनाथ धाम यात्रा करवा कर वापस जा रहा था कि कोडियाला से देवप्रयाग की तरफ बस का अचानक ब्रेक फेल हो जाने से बस पलट गई, जिसके अंदर बैठे यात्रियों को इस दौरान यात्रियों की चीख पुकार सुनकर मदद की गुहार को देखते हुए जिसमें से 5-6 लोग घायल भी थे। घायलों को ऋषिकेश चिकित्सालय में पुलिस द्वारा भेज दिया गया। वहीं बाकी लोगों को सुरक्षित बस से बाहर निकालकर एक गाड़ी में बैठाकर ऋषिकेश भेज दिया गया। वहीं सवारी के साथ सुरक्षा की दृष्टि से एक सिपाही भी भेजा गया। आपका क्या शुभ नाम है? सूर्य प्रकाश। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से। सुबह कितने बजे हुआ था? सुबह 5 साढ़े 5 के लगभग यहाँ पे घटना घट गई थी, है ना? उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी? पुलिस वाला आया, थोड़ा आधा घंटे में आ गया, उसको इन्फॉर्मेशन करने का लेट हो गया। हाँ, जब तक मैं तो सबको हेल्प कर लिया। जी जी। आपका इस बारे में क्या कहना है? साहब लोग आ गए, आप लोग भी हेल्प कर रहा। मेरे को अभी गाड़ी बात के आगे बढ़ा दे रहे, कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा है, छोटे लगे सर। बाकी सब सुरक्षित है ना? बाकी सब सुरक्षित। चलो, बद्री विशाल की कृपा, आप सब सुरक्षित हैं। आपकी यात्रा में 6 बजे की लगभग सूचना मिली थी कि कोडियाला से ऊपर तूता घाटी के मध्य एक बस जो है पलट गई है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स सहित वहाँ पर मौके पर पहुँचा। वहाँ देखा तो एक बस जो यात्रियों को लेकर के ऋषिकेश की तरफ जा रही थी, ये बस बद्रीनाथ से दर्शन करके वापस जा रही थी। यहाँ अचानक रोड पे पलटी हुई थी, जिसके अंदर यात्री फंसे हुए थे। मैंने अपने फोर्स की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला और जो घायल थे उसमें से तुरंत उनको एक गाड़ी रुकवा करके उनको उपचार हेतु ऋषिकेश भेज दिया। बाकी अन्य को जो है कम चोटें थी तो वो जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके किसी दूसरी गाड़ी में बिठा करके उनको जो है ऋषिकेश के लिए भेजा और टेम्पो ट्रेवलर से बात की कि भैया आप अपनी दूसरी बस भेजो और ताकि वो इनको सुरक्षित ले जा सके। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में बिल्डर सत्येंद्र साहनी के आत्महत्या मामले में सियासत अब
गर्माती नजर आ रही है। दरअसल इस मामले में विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है, जहां एक और कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने इस प्रकरण में कई बड़े सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कहा कि भाजपा का राज असलियत में एक वसूली तंत्र है, जिसमें ऊपर से नीचे तक का सारा शासन प्रशासन मिलकर कारोबारियों से वसूली करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तंत्र एक राज्य की सीमाओं में नहीं बंधा है, बल्कि आसपास के राज्यों तक में दखलंदाजी करके लाखों करोड़ों वसूलता है और लोगों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर करता है। अखिलेश यादव की बात का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। हालांकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में हुई बिल्डर सत्येंद्र सहानी की आत्महत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में दून पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को देहरादून के रेसकोर्स निवासी बिल्डर सत्येंद्र सहानी ने सहस्त्रधारा रोड पर पैसिफिक गोल्ड एस्टेट स्थित एक अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने गुप्ता बंधु कारोबारी अजय कुमार गुप्ता और उनके बहनोई अनिल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही दोनों की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, जो शिकायती प्रार्थना पत्र था, अब वो चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया, चूंकि अब वो जो भी तथ्य आए थे प्रार्थना पत्र में और जो जांच के दौरान स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, उसमें कुछ कंपनीज के ट्रांजैक्शंस भी हैं, उसमें जो जॉइंट वेंचर है उसके कागजात भी हैं और जो इसमें जो पार्टनरशिप में लोग थे उनके बयान सभी के ले लिए गए हैं। अब चूंकि संपूर्ण प्रकरण जो जांच का था वो इन्वेस्टिगेशन के एक पार्ट बन गया है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना अभी उचित नहीं, लेकिन उस जो जांच के तथ्य आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उस पर जो है धारा 385 और 420 आईपीसी की 306 आईपीसी के साथ साथ वृद्धि कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक अजय कुमार गुप्ता और सत्येंद्र सहानी के बीच लेन देन को लेकर विवाद था। गुप्ता बंधु ने करीब 19 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे। प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर उनका एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन इसी बीच बिल्डर सत्येंद्र सहानी ने आत्महत्या कर ली। वहीं अब इस मामले में विपक्ष के निशाने पर भाजपा आ गई है। एक और जहां कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय मामले की जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने इस प्रकरण में कई बड़े सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में कहा कि भाजपा का राज असलियत में एक वसूली तंत्र है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रशासन मिलकर कारोबारियों से वसूली करता है और लोगों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर करता है। अखिलेश यादव की बात का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। हालांकि भाजपा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। देखिए, सारे प्रकरण को मैं बहुत ही दुखद मानता हूं, लेकिन ये भी है कि तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और जो व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या करी, सहानी जी ने, उनके द्वारा जो आत्महत्या नोट छोड़ा गया और उसमें जो 2 नाम दिए गए उनको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया और वे 14 दिन की पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल में है। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती गई, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभावशाली हो, लेकिन धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये तो जग जाहिर है और यहाँ कई ऐसे सफ़ेदपोश नेता है जिनका जिक्र अक्सर बिल्डर्स करते रहते हैं कि भाई कॉलोनी काट रहे थे, उसमें कुछ मांगा गया। कोई कहता है कि साहब हमने जो वो बनाए फ्लैट्स में जो है सफ़ेदपोश कुछ नेता लोगों का फिक्स है कि उनको 1 फ्लैट देना ही है, 2 फ्लैट देना, ये आम चर्चा का विषय है। और अखिलेश यादव जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएँ पहले रही हैं और आज उत्तराखंड में भी ये बड़ी घटना है कि एक आदमी ने वसूली के खिलाफ आत्महत्या की है। चिंता इस बात की है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहानी जी की जो आत्महत्या है, बड़ी दुखदायक घटना घटी है कि एक इन्वेस्टर जो कि गुप्ता बंधुओं के साथ में मिलके अपना कोई बिजनेस को आगे कर रहे थे, अपार्टमेंट की तैयारी कर रहे थे, आपसी उनकी लेन देन में सहानी के ऊपर कोई दबाव पड़ा, उन्होंने आत्महत्या करी
और ये गुप्ता बंधु तो ये तो साउथ अफ्रीका से लेके और इंडिया में जब भी आए हैं, इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी त्रिवेंद्र जी की सरकार, तो उस समय वो हमारे पूरे जो सीमेंट के बुग्यालों के अंतर्गत में जब इन्होंने शादियाँ की थी, वो भी एक विवादास्पद मामला रहा है। और न कहीं गुप्ता बंधुओं को एक सांठगांठ कहीं न कहीं सफ़ेद पोशों से या सत्ताधारी दल से उनको मिला जरूर है। कुल मिलाकर बिल्डर सत्येंद्र साहनी की आत्महत्या मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एक ओर जहां इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सफेदपोश और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग विपक्ष ने की है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कई देशों में बैन होने के बाद भी गुप्ता बंधुओं को कैसे देवभूमि में कारोबार करने का इजाजत मिल गई थी। आखिर किस राजनीतिक दल का गुप्ता बंधुओं को संरक्षण मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत रक्षा मंच के द्वारा माता अहिल्याबाई होलकर जयंती एवं वीर सावरकर जयंती पखवाड़ा के अवसर पर संगोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने वरिष्ठ समाज सेवी रश्मि चौधरी को भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ हरिद्वार प्रमुख की जिम्मेदारी दी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व मंत्री निरूपमा गौड़ ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी कुशलता व साहस का परिचय दिया है। भारतीय महिलाएं समय समय पर अपने धैर्य तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बलिदान देने में कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई एक बहादुर तथा निडर महिला थी, जिन्होंने 250 वर्ष पूर्व सनातन धर्म की रक्षा एवं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ की हरिद्वार प्रमुख रश्मि चौधरी ने कार्यक्रम में आई सैकड़ों महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त होकर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये भारत रक्षा मंच की ओर से और मुझे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से प्रमुख प्रकोष्ठ का बनाया गया महिला का, और हमारी सारी महिलाओं ने पूरा पूर्ण सहयोग किया है, क्योंकि आज अहिल्याबाई जी की जयंती भी है और सावरकर जी की भी जयंती है। तो हम उसको अपने महिला जो हैं उसके बारे में पूरे अहिल्या जी का जो चरित्र है और जो उनका जीवन शैली थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। संगोष्ठी होगी हमारी। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी रुड़की की कर्मठ महिलाएं मौजूद हैं और ये मंच मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए सरकार भी तत्पर है लगातार पूरे देश में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना, महिलाओं के लिए कोई ना कोई आरक्षण और कोई ना कोई योजना हर टाइम निकलती रहती है। महिलाओं को मजबूत करने का मतलब कि देश को मजबूत करना है, तो महिलाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं लगातार। 34% आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए सुविधा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी बिल हो, तभी मैं समझता हूँ कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई भी किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को विद्या भारती के लक्ष्यों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान विद्यालय के 10वीं और 12वीं एवं गृह परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया।